नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर पहला होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान रहने वाला है, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय समाज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का विषय है ना, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो, उसमें आप लोगों का ना टोटल 60 प्रश्न पूछा जाएगा और 60 नंबर का आप लोगों का रहने वाला है। आप लोगों को पता होगा ना, इससे पहले जो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का जो विषय मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ना आज से ना लगभग 2 महीना तक की, मतलब दिसंबर और जनवरी तक की ना थ्योरी प्लस एमसीक्यू आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का विषय है उसको पढ़ाऊंगा कंटिन्यू, ठीक है। कम से कम पर डे 1 से 2 क्लास आप लोगों को इसका देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को ना किसी प्रकार से कंफ्यूजन ना होना, इसके लिए ना हर क्लास में सबसे पहले आप लोगों का जो सिलेबस है उसको मैं फ्रंट में रखूंगा और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आज किस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे बोल करके, ठीक है। तो सबसे पहले ना आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो इकाई फर्स्ट से रहने वाला है, जिसका जो टॉपिक है वो भारतीय समाज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत ना ये 4 नंबर का रहने वाला है और 4 नंबर को हम लोग कवर करेंगे। जिसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, विशेषताएं पढ़ेंगे भारतीय समाज की, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, तत्कालिक और सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, बाल श्रम और शहरीकरण, तमाम ये जो टॉपिक है ना उसके बारे में सबसे पहले आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, आज का ये जो क्लास है ना उसमें जो जो चीज़ें मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ताकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को ना शॉर्ट में रिवीजन करते बन जाए, ठीक है। तो जो जो चीज़ मैं बोलूँगा उसे आप लोग ना एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसमें नोट करते हुए भी चलिएगा, ठीक है। तो आज का ना ये जो टॉपिक है इकाई फर्स्ट ना, उसको हम लोग कवर करेंगे। और पर डे जैसे क्लास लूँगा ना उसमें आप लोगों का सिलेबस को भी बताऊँगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को ना क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इन तमाम चीज़ों के बारे में भी ना आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, ठीक है। ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि किस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं और सिलेबस से एकदम बाहर नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के पास सीमित जो टाइम है वो बचा हुआ है, तो इसीलिए ना फटाफट अंदाज में जो जो इंपॉर्टेंट है उन तमाम चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते, सबसे पहले ना जो परिवार का टॉपिक है उसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि परिवार एक्चुअल में होता क्या है। और आप लोगों से ना केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लाऊं ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते ना शुरू करते हैं हम अपना जो टॉपिक है उसको पढ़ना। फर्स्ट टॉपिक को देखिए, परिवार। चलिए सबसे पहले ना परिवार के अर्थ के बारे में जानते हैं कि परिवार होता क्या है। परिवार शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। इससे एक समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे, नौकर एवं दास भी आते हैं। तो इस प्रॉपर लाइन में आप लोगों को क्या नोट करके रखना है, परिवार शब्द किस भाषा से बना है, तो लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो फैमुलस से बना है। इन दोनों को आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। परिवार शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है, इसको आप लोगों को नोट करके रखना है। इतना सा बातें आप लोगों को कम से कम। चलिए उसके बाद ना परिवार की परिभाषा के बारे में जानते हैं। क्लेयर के अनुसार परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चे के संबंधों की व्यवस्था से है। तो क्लेयर नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या बोला है, क्लेयर नामक मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंध की व्यवस्था से है। तो इसे आप लोग चाहो ना तो नोट करके रख सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद ना परिवार की अवधारणा के बारे में जानते हैं, तो ध्यान से इसको भी पढ़िए। परिवार सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है। बालक परिवार में ही जन्म लेता है, उस समय वह न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी, वह केवल मनोशारीरिक प्राणी होता है। तो परिवार की अवधारणा के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता चला ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हैं। भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। तो भारत में जो परिवार है वो समाज की क्या है, बुनियादी इकाई है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। जो चीज़ ना आप लोगों को विशेष तौर पे समझाना है ना उन तमाम चीज़ों को मैं समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। और आप लोगों को ना एक बार जब पढ़ोगे ना तो ईजी तरीके से आप लोग वैसे भी समझ जाओगे, तो ज़्यादा मेरे को ना आप लोगों को समझाने
समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ ना एकदम क्लिष्ट होगा या समझने लायक नहीं होगा ना, उसे आप लोगों को अपने शब्दों में सरल तरीके से समझाऊंगा। चलिए उसके बाद ना परिवार के प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट को पढ़िए, एकल परिवार। तो एकल परिवार क्या होता है, सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। वह परिवार जिसमें केवल एक पीढ़ी के सदस्य होते हैं। एकल परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण पाश्चात्यकरण तथा स्वतंत्र लाइफस्टाइल की कल्पना है। तो एकल परिवार किसे कहेंगे, एकल परिवार उसे कहेंगे जिसमें केवल एक ही पीढ़ी के सदस्य जो है ना वो होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, एकल परिवार बोलेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों ने अक्सर अभी देखे होंगे कि जो भी ना मैरिड कपल होते हैं, मतलब ना माता पिता अपने बच्चों की शादी कर देते हैं ना, तो आगे चल कर के वही बच्चा ना अलग हो जाता है, अपने माता पिता को अलग कर देते हैं और अलग करके खुद रहने लगते हैं अपने जो बीवी बच्चे होंगे उनके साथ ना, तो वो एकल परिवार की श्रेणी में आता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और ऐसा करने का श्रेय किस वजह से होता है, तो पाश्चात्यकरण वेस्टर्न पद्धति के वजह से ना जो अभी के बच्चे हैं वो ऐसा ही करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। तो ये एकल परिवार कहलाता है। समझ में आया ना आप लोगों को। चलिए उसके बाद ना संयुक्त परिवार के बारे में जानते हैं। वह परिवार जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियां के सदस्य का समावेश होता है। संयुक्त परिवार का लाभ निम्नलिखित है। तो संयुक्त परिवार किसे कहेंगे, वह परिवार जिसमें ना दो या दो से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहेंगे ना, समावेशित हो करके ना, तो उसे क्या बोलेंगे, संयुक्त परिवार बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। संयुक्त परिवार के जो लाभ है ना वो अलग अलग 3 प्रकार से दिया गया है। सबसे पहला बच्चों को बेहतर अध्ययन, दूसरा देखो आपसी समायोजन, तीसरा एकता एवं अनुशासन। तो संयुक्त परिवार की ये विशेषता है, चाहो तो नोट करके रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को ना मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा समझा देता हूँ, एकल परिवार और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, आप लोगों को सरल तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, एकल परिवार के अंतर्गत कौन कौन आएगा, एकल परिवार के अंतर्गत ना माता पिता आएगा और उनके जो बच्चे हैं वो आएगा। ठीक है, जैसे एक माता एक पिता ये हो गया, उनके ना एक दो बच्चे होंगे वो हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, एकल परिवार कहलाएगा। ठीक है, और संयुक्त परिवार किसे कहेंगे, दादा दादी होगा, उसका जो बेटा है वो माता पिता होगा और उसके जो बच्चे हैं वो नाती पोता, मतलब एक पीढ़ी दो पीढ़ी या तीन पीढ़ी या तीन पीढ़ी से अधिक होगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त परिवार कहेंगे। जिसमें क्या होगा, दादा दादी होगा, माता पिता होगा और माता पिता के जो बच्चे हैं ना वो होंगे। ठीक है, और बच्चे भी विवाहित होंगे ना, तो उनकी पत्नियां जो होंगे ना तो वो भी साथ में रहेंगे। तो ये संयुक्त परिवार की श्रेणी में आता है। जो दो या दो से अधिक पीढ़ियां बोले हैं ना, तो दो से अधिक पीढ़ियां हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो एक पीढ़ी बोले ना, इसका मतलब क्या होगा, माता पिता और केवल उनके जो बच्चे हैं ना अविवाहित बच्चे वो रहेंगे, तो वो एकल परिवार कहलाएगा। एक्स्ट्रा आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना समझ रहे, क्योंकि देखिए बुक में जो दिया होता है ना वो शॉर्ट में दिया होता है। मैं अलग अलग कई बुक को पढ़ा हूँ ना, तो इसके वजह से आप लोगों को अच्छे से सर्च करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी फंसाने के लिए पूछ दिया जाता है कि एकल परिवार किसे कहते हैं, और ऑप्शन दे दिया जाएगा माता पिता और उनके जो अविवाहित बच्चे हैं वो, तो हम लोग सोचते हैं कि एक पीढ़ी हो गया, ये दूसरा पीढ़ी होगा, तो ये तो संयुक्त परिवार में आएगा, ऐसे हम लोग सोच लेते हैं। लेकिन इस प्रकार से आप लोगों को नहीं सोचना है। ठीक है, अगर माता पिता होगा और उनके जो अविवाहित बच्चे होंगे, चाहे वो कितनों भी बड़े हो, तो वो एकल परिवार ही कहलाता है। और संयुक्त परिवार वे परिवार कहलाएगा जिसमें दादा दादी होगा, माता पिता होगा, उसके जो बच्चे हैं वो, और उनके जो अविवाहित बच्चे हैं ना या विवाहित बच्चे हैं ना वे होंगे ना, तो वो संयुक्त परिवार की श्रेणी में आएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद ना दूसरा टॉपिक पे आते हैं, सामाजिक बुराई के बारे में। तो क्या क्या सामाजिक बुराई है इसके बारे में सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। किसी भी समाज के लोगों के द्वारा किए जाने वाला वह कार्य जो सामाजिक नियम के विरुद्ध हो, सामाजिक बुराइयां कहलाता है। नेक्स्ट को पढ़िए, सामाजिक बुराइयां के अनेक प्रकार होता है जो निम्न में है। तो सामाजिक बुराइयां कौन कौन सा है, सबसे पहला बाल श्रम, दूसरा बाल विवाह, तीसरा दहेज प्रथा, चौथा चोरी और पांचवा दुर्व्यसन जैसे नशाखोरी और धूम्रपान। ये जो तमाम जो चीज़ है ना वो सामाजिक बुराई के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सामाजिक बुराई के अगर सरल तरीके से परिभाषा आप लोगों को दूं ना, तो इसका सरल तरीके से परिभाषा ये होगा, हमारे समाज में ना रहने के लिए कुछ ना नियम कायदा कानून रीति रिवाज बनाया जाता है, और उस रीति रिवाज के अगर विरुद्ध में अगर कोई काम करता है, कोई कार्य करता है ना, या उसके अलावा उसका जो विरोध करता है ना, तो वो क्या कहलाएगा, सामाजिक बुराई के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना
हैं और ये जो 5 प्रकार के जो है ना वो सामाजिक बुराई के अंतर्गत आता है। चलिए एक एक करके ना हम लोग इसे ना डिफाइन करते हुए चलते हैं, मतलब ना ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। और जो जो चीज़ नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोग ना साथ में नोट करते हुए भी चलिएगा। सबसे पहला को पढ़ते हैं बाल श्रम। तो बाल श्रम क्या होता है, ध्यान से सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। साधारण शब्दों में कहा जाए तो बालकों के द्वारा कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। तो बाल श्रम किसे कहते हैं, बालकों के द्वारा बाल श्रम कर किया जाएगा ना तो उसे बाल श्रम कहते हैं। और डीप में आप लोगों को समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन अक्टूबर 2006 में किया गया। तो इस लाइन में ना आप लोगों को इसको नोट कर लेना है, ठीक है। सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन कब किया गया, अक्टूबर 2006 में किया गया। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। बच्चों का अपने खेतों में काम करना बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता। उसके अलावा ना कई लोगों को मन में ये भी डाउट आता है कि मान के चलो एक परिवार का ना अगर बिजनेस होगा, मान के चलो कोई दुकान वगैरह शॉप वगैरह खोला होगा, तो क्या बच्चे स्कूल से आने के बाद अगर शाम को वहाँ बैठ जाता है तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आएगा क्या, या अपने शॉप में जा करके काम करने लगता है तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आएगा क्या। अगर 14 साल से नीचे होगा तो वो भी बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को ना बाल श्रम क्या होता है थोड़ा सा सरल तरीके से समझा देता हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से नीचे जितने भी बालक हैं ना, उन तमाम बालकों को किसी भी प्रकार से कारखाना में या खान में या उत्खनन में या खनन में किसी भी प्रकार की जोखिम भरे कार्य में ना उनको लगाना या जोखिम भरे कार्य को करना ना वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। 14 वर्ष से नीचे किसी भी बालक को ना ही आप लोग होटल में काम करा सकते हो, ना ही कारखाना में काम करा सकते हो, ना ही खनन उत्खनन में काम करा सकते हो। तो तमाम ऐसी चीज़ों में ना जहाँ जोखिम है, जहाँ खतरा है, ऐसी चीज़ों में बालकों को आप काम नहीं करा सकते, मतलब 14 वर्ष से नीचे उसको कार्य नहीं करा सकते। ये कानूनी जुर्म है। इसके खिलाफ आप लोगों को ना क्या किया जा सकता है, दंड भी दिया जा सकता है। तो ये खास तौर से आप लोगों को ध्यान देना है इसके बारे में, ठीक है। तो बाल श्रम आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। इसके अलग अलग अधिनियम वगैरह के बारे में दिया गया है, विस्तार पूर्वक भी आप लोगों को पढ़ना है इसके बारे में। ये सबसे पहले बाल श्रम की उम्र का निर्धारण के बारे में जानते हैं कि कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ना जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो इसके बारे में जानते हैं, ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के कार्यरत बच्चे, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में साफ साफ ये बोला गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ना किसी भी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। तो ये भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से ना उल्लेखित है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा कारखाना अधिनियम 1948, क्या, तो कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, तो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ना कारखाना में कार्य नहीं कराया जा सकता। ये भी कानूनी जुर्म के तौर पर देखा जाएगा इसको, ठीक है। तो सेकंड को भी आप लोगों को नोट करके रखना है। थर्ड को पढ़िए। खान अधिनियम 1952 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ना किसी भी प्रकार के खान में कार्य नहीं कराया जा सकता। मतलब आप लोग को पता होगा ना, खनन कार्य में कोयला वगैरह का खनन होता है या अन्य अलग अलग जो सोने वगैरह का जानते हो ना पदार्थ का खनन होता है, तो ऐसे कार्य में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। तो इन तीनों पॉइंट को चाहो तो आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। चलिए उसके बाद ना बाल श्रम के परिणाम के बारे में जानते हैं कि बाल श्रम के क्या क्या परिणाम हो सकता है। सबसे पहले व्यक्तिगत परिणाम। बालक में अनुचित आदतों का विकास। बालक अनेक गलत आदतों जैसे नशा करना, मारपीट करना आदि का शिकार हो सकता है। तो ये व्यक्तिगत इसके परिणाम हो जाएंगे। दूसरा सामाजिक। बाल श्रमिकों का शोषण। माता पिता एवं अन्य लोगों द्वारा बालकों का शोषण किया जाता है तथा उन्हें पर्याप्त मजदूरी भी नहीं दी जाती। तो ये सामाजिक कारण हो जाएगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते, तो उसको काम पूरा ले लिया जाता है, लेकिन मजदूरी उसके काम का पूरा जो मजदूरी है, जो पैसा उसको नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये सामाजिक कारण हो जाएगा। उसके अलावा आर्थिक कारण। बाल श्रम का शिकार होने पर बालक अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। मान के चलो ना, बाल श्रम का अगर बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र में वो काम करने लगते हैं तो उनको बाल श्रम का शिकार तो एक हो जाते हैं, दूसरा उसको अपने अधिकार के बारे में भी पता नहीं होता कि उसको कितने मजदूरी के बदले कितना मिलना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों का वो शिकार हो जाते हैं। जैसे करके दिया देखो, रोटी, कपड़ा, मकान,
शिक्षा और स्वास्थ्य। तो आर्थिक समस्या में क्या आएगा, उनको प्रॉपर खाने पीने को नहीं मिलेगा, खान में चला जाएगा, तो कपड़े पहनना, मकान भी दुर्लभ हो जाएगा। उसके अलावा जहाँ उनको 14 वर्ष की उम्र में शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो वहाँ वो काम करने लग जाते हैं, तो वो क्या होगा, उसका आर्थिक नुकसान हो जाएगा। तो ये तमाम जो आर्थिक जो प्रभाव है उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद दूसरा टॉपिक पे आते हैं, दहेज प्रथा के बारे में। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। दहेज वह धन होता है जो विवाह में वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दी जाती है। दहेज देने की इसी प्रथा को दहेज प्रथा कहते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम पूरे भारत में 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। तो दहेज किसे कहेंगे, जब ना वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से जब दहेज के रूप में कोई सामान लिया जाता है ना, मांग करके या बिना मांगे ना, तो वो दहेज कहलाता है। ये आप लोगों को पता होगा। और दहेज के खिलाफ भारत में कब कानून बना, तो 1 जुलाई 1961 को ना दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बना। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, पूरे भारत में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़ते हैं, दहेज प्रथा के परिणाम के बारे में जानते हैं। सबसे पहला व्यक्तिगत परिणाम, दहेज की अधिक मांग होने के कारण समाज में कई व्यक्ति कन्या के जन्म होते ही उन्हें मार डालते हैं। शादी के बाद ससुराल पक्ष में दहेज की वजह से तंग किए जाने पर लड़कियां आत्महत्या तक कर लेती है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगा, जो व्यक्तिगत कारण है वो, क्योंकि दहेज मांगने से ना क्या होता है, कई जो माता पिता है वो ना कन्या के जन्म को ना अलग मानती है, अभिश्राप मानती है। कई कन्या को जन्म से ना शादी करने पड़ेंगे, फिर दहेज देने पड़ेंगे, इस वजह से क्या कर देते हैं, मार डालते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, दहेज की वजह से ना तंग करने पर कई लड़कियां आज भी आत्महत्या कर लेती हैं। आप लोगों ने इसको भी देखा होगा। उसके अलावा दूसरा सामाजिक, तो सामाजिक परिणाम क्या होगा, ध्यान से पढ़िए। कम दहेज देने पर कन्या को ससुराल में अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, जिनसे दोनों परिवार में तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। पति पत्नी की सुखी वैवाहिक जीवन उजड़ जाता है। तो सामाजिक आप लोगों को परिणाम पता चला ना, कि ससुराल वाले अधिकतर उसको तंग करते हैं, कष्ट देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होता है, और वैवाहिक जो जीवन है वो भी उजड़ जाता है। उसके अलावा आर्थिक परिणाम क्या है, उसको ध्यान से पढ़िए। दहेज देने के लिए कन्या के पिता को रुपया उधार लेना पड़ता है, या अपनी जमीन जेवरात एवं मकान आदि को गिरवी रखना पड़ता है, या बेचना पड़ता है। परिणाम स्वरूप परिवार ऋणग्रस्त हो जाता है। तो ये आर्थिक कारण है, आप लोगों को आर्थिक रूप से पता ही होगा। अधिकतर जो कन्या के माता पिता होते हैं, जो गरीब होते हैं ना, वो अधिकतर या तो अपने घर की जमीन को बेच देंगे, या अपने घर को ही अपने गिरवी रख देते हैं। आप लोगों को पता होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा, दहेज के कारण। क्योंकि उन लोगों का मानना ये होता है कि अगर मैं दहेज दूंगा तो मेरी बेटी सुखी रहेगी, ऐसा रहेगी, वैसा रहेगा, बहुत सारा ऐसा सोच होता है, जिनके कारण वो क्या है, एक माता पिता उनको दहेज दे देते हैं। ये उसके बाद ना तीसरा टॉपिक को पढ़ते हैं, बाल विवाह क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। सरकार के द्वारा निर्धारित की गई उम्र से कम उम्र में शादी करना बाल विवाह कहलाता है। तो बाल विवाह किसे कहते हैं, समझ में आना, कि सरकार के द्वारा एक निश्चित क्राइटेरिया घोषित किया गया है कि लड़के की उम्र इतना वर्ष और लड़की की उम्र इतने वर्ष में शादी करना है। उससे कम में अगर शादी करता है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट को पढ़िए। बाल विवाह को रोकने के लिए 1928 में शारदा एक्ट बनाया गया, जिसके तहत शादी के लिए सरकार ने लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे पहले अगर शादी की जाती है तो वह बाल विवाह के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस लाइन में ना, ये जो 1928 में शारदा एक्ट आया था ना, तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, ये जो सबसे पहला ना भारत में जो शारदा एक्ट आया था ना, वो बाल विवाह को रोकथाम के लिए शारदा एक्ट आया था। ठीक है, और ये जो शारदा एक्ट है ना, उसे हरविलास शारदा के नाम से ना बनाया गया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। 1928 में सबसे पहला शारदा एक्ट आया था, तो ये चीज़ आप लोगों को केवल याद रखना है। उसके अलावा ये तो नॉर्मल है, ये आप लोगों को पता होगा कि लड़की की शादी के लिए 18 वर्ष और लड़के की शादी के लिए 21 वर्ष अनिवार्य है। इससे कम होगा तो वो बाल विवाह कहलाता है। ये आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। उसके अलावा तीसरा को ध्यान
ध्यान से पढ़िए। भारत में विवाह कानून अधिनियम वर्ष 1955 में लागू हुआ है तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 2007 में लागू किया गया। तो इस लाइन में आप लोगों को क्या याद रखना है, भारत में विवाह कानून का अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1955 में लागू हुआ, तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2007। तो दोनों लाइन को आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ना बाल विवाह के परिणाम के बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट व्यक्तिगत परिणाम को ध्यान से पढ़िए। जिस लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है उसके स्कूल से निकल जाने की संभावना बढ़ जाती है तथा उसके कमाने और समुदाय में योगदान देने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये व्यक्तिगत कारण हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना कि अगर लड़की की शादी हो गई तो मुश्किल से ना 100 में से 1-2% ही ऐसे घर होंगे, ऐसे फैमिली होंगे जो शादी के बाद अपने जो बहू होता है, अपनी जो बिटिया होता है उसको पढ़ने के लिए देंगे। अदरवाइज बोल देते हैं लेकिन पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं देते होंगे, आप लोगों को पता होगा। जिसके कारण क्या होता है, उसको स्कूल से निकल जाना पड़ता है, निकल दिया जाता है या निकल जाना पड़ता है या छोड़ देते हैं उन लोग। उसके अलावा फिर क्या करने लगते हैं, वो कमाने लगते हैं या हाउसवाइफ बनकर के ही सीमित रह जाते हैं उन लोग, और उन लोगों का जो योगदान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो एक समाज को देना होता है वो। चलिए उसके बाद सामाजिक परिणाम के बारे में पढ़िए। बच्चों का बचपन समाप्त हो जाता है, मानसिक विकास रुक जाता है, कई बार बालिकाएं बाल विधवा हो जाती है। तो सामाजिक बुराई के अंतर्गत क्या क्या आता है, बचपन जो होता है जो बच्चों को वो समाप्त हो जाता है, मतलब बाल विवाह करेगा बचपन में तो समाप्त ही न हो जाएगा जी। उसके अलावा मानसिक विकास जो है, मेच्योरिटी है वो रुक जाता है। उसके अलावा बालिकाएं क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है, कई बार कम उम्र में ही। तो ये इसके सामाजिक परिणाम हो जाएगा। चलिए उसके बाद ना आर्थिक परिणाम को ध्यान से पढ़िए। कम उम्र में बाल विवाह कर दिए जाने से जनसंख्या बढ़ती है तथा जनसंख्या वृद्धि का परिणाम देश व समाज को भुगतना पड़ता है। तो आर्थिक परिणाम के बारे में आप लोगों को तो बताने की आवश्यकता नहीं, इजी तरीके से आप लोग जान जाओगे वैसे भी। चलिए उसके बाद ना चौथा टॉपिक को पढ़ते हैं, चोरी के बारे में। आप लोगों को ना भले ही थोड़ा सा बोरिंग लगे लेकिन आप लोगों को पूरा क्लास अटेंड करना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब तक कि आप लोग अच्छे से ना थ्योरी को नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट एमसीक्यू बस लगाऊंगा सोचोगे और निकाल लूंगा ना, तब आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा भ्रम में जी रहो, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब तक अच्छे से थ्योरी को नहीं समझे रहोगे कैसे एमसीक्यू लगा सकते हो जी। हैं तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यू का सीरीज लगाओ, तो बेटर तरीके से आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। चलिए चौथा टॉपिक चोरी के बारे में समझते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति को उसके सहमति के बिना गैर कानूनी रूप से लेना चोरी कहलाता है। तो चोरी क्या कहलाता है आप लोगों को पता होगा ना। मान के चलो किसी का कोई संपत्ति है, किसी का कोई चीज़ है, कोई वस्तु है ना, तो उसको उसके बिना सहमति के लेना, चुराना या पकड़ना या किसी भी प्रकार से बिना बताए उसे छीन लेना, ये सारे के सारे चोरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद नशाखोरी के बारे में जानते हैं। नशाखोरी में क्या क्या आता है, ये सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। जब कोई बालक या व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो उस बालक या व्यक्ति को नशाखोरी के अंदर रखते हैं। शराब के अत्यधिक सेवन से हेपेटाइटिस बीमारी होती है। जैसे करके दिया, ध्यान से पढ़िए। तंबाकू, शराब, सिगरेट इत्यादि पदार्थ का सेवन करना धूम्रपान कहलाता है। धूम्रपान से तपेदिक क्षय रोग होता है। तो इस प्रॉपर लाइन में आप लोगों को क्या याद रखना है, इसमें आप लोगों को याद रखना है शराब की अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है, हेपेटाइटिस बीमारी होता है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा क्या याद रखना है, धूम्रपान करने से तपेदिक क्षय रोग होता है। तो ये आप लोगों को इतना सा नोट करके रखना है आप लोगों को, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों को नोट करने की आवश्यकता नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी को बताऊँगा आप लोगों को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। समाज में नशाखोरी फैलने का कारण, सबसे पहला शिक्षा की कमी, दूसरा नशा संबंधी पदार्थ की खुलेआम बिक्री, तीसरा पाश्चात्य संस्कृति। तो ये तीनों के कारण ना जो नशाखोरी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। धूम्रपान से हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि और ब्रोंकाइटिस जैसे समस्याएं होती है। तो धूम्रपान से ये जो तमाम जो बीमारियां हैं ना वो होता है। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के शोथ के साथ एम्फीसेमा होती है। तो ये भी चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। तंबाकू के अत्यधिक धूम्रपान करने से फेफड़ों का क्या होता है, एल्वियोलाई के शोथ के साथ क्या होता है, एम्फीसेमा होता है, ठीक है। ये थोड़ा क्रिटिकल वर्ड है लेकिन नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट को पढ़िए। नींद के लिए ली जाने वाली नारकोटिक औषधि है। तो नींद के लिए कौन कौन सी नारकोटिक्स ली जाती है? हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम, मेथोडीन इत्यादि। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एक सभ्य नागरिक बनना है। इसका मतलब ये नींद के लिए, मतलब ये नहीं, नींद के लिए 90 से 95% जो लोग होते हैं वो नशे करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो नशाखोरी दुनियादारी है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहला प्रेफरेंस आप लोगों का होना चाहिए कि भैया मेरे को अभी पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद बढ़िया सा मेरे को एक जॉब लेना है, उसके बाद फिर अपने फैमिली का और अपना जो ज़िंदगी है वो अच्छे से चलाना है। इस प्रकार के फालतू चीज़ों में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। जितना ज़्यादा नॉलेज रखोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को ना केवल ना आज के इस क्लास में इतना ही पढ़ना था शॉर्ट में, ठीक है। एकदम ही डीपली नहीं पूछा जाता है सीजीटेट के एग्ज़ाम में। डीपली पूछा जाएगा तो केवल ना आप लोगों का जो शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम आएगा ना, उसमें आप लोगों का ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। लेकिन ना स्टेट एग्ज़ाम में ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। तो आप लोगों को एकदम इसके अंदर और घुस कर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ना होता ना तो मैं अलग से सर्च करके आप लोगों को ज़रूर बता देता। इसके बाद जब मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा ना, तो 20 से 25 आप लोगों का ना इन्हीं टॉपिक पर आप लोगों का MCQ सीरीज़ भी कराऊँगा, ठीक है। क्योंकि देखो, एक जो साधारण जो मनुष्य है ना, उसके पढ़ने की जो क्षमता है ना, वो मुश्किल से मुश्किल 40 से 45 मिनट होते हैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, आप लोगों का ना एक क्लास में पहले आप लोगों का थ्योरी क्लास लाऊंगा, जिसमें 20 से 25 मिनट का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा होगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जस्ट उसके 1-2 घंटे बाद ना आप लोगों का जो MCQ सीरीज़ है वो लेकर के आऊँगा सेम टॉपिक पर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोग ना सबसे पहले थ्योरी को पढ़ोगे, कुछ नोट्स बनाओगे, उसके बाद जब लोगों का MCQ सीरीज़ लाऊंगा उसको लगाओगे, तो आपका जो समझने का जो लेवल है ना, और आप लोगों का जो प्रश्न को चूज़ करने का, मतलब प्रश्न को एलिमिनेट करने का, अलग करने का और सही आंसर लेने का जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छा बढ़ेगा और आपका माइंड क्रिएटिविटी रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ना ऐसा ही करूँगा बिल्कुल। तो चलिए, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ता है और सोचता हूँ कि मैं आप लोगों को ना एक दिन में 3 से 4 क्लास कम से कम लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से तैयारी करा पाऊँ और अच्छा कंटेंट भी लेकर के आऊँ, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट जो MCQ सीरीज़ है ना, वो 1-2 घंटे बाद आप लोगों को मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते रहिए और कम टाइम है आप लोगों के पास, तो अच्छे से पढ़िए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में।